चलो अब देखेंगे बोर्स मॉडल के अंदर कुछ टर्म्स है। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ऐसे कुछ टर्म्स आते हैं। एनसीईआरटी में वैसे डायरेक्टली इनके नेम नहीं दिए हैं, ये टर्म्स नहीं दिए, लेकिन फिर भी लॉजिक से ये आ जाता है। जैसे कि आपको याद रखना है, वैसे तो ये टर्म्स बता के मैं प्रॉब्लम लूंगा, प्रॉब्लम लेने के बाद समझ में आएगा इनका यूज कैसे करना है। ये देखो ये टर्म्स, यहाँ पे सबसे पहले सीरीज लिमिट, या फिर उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग लाइन। उसके बाद है लास्ट लाइन, हाईएस्ट एनर्जी। ये सेम ही है, ठीक है। क्या सेम है? देखो मान लो तुम्हारे पास ऐसे पहला ऑर्बिट, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे अप टू इंफिनिटी तक ऑर्बिट्स है। तो मान लो लेमन की सीरीज लिमिट लेनी है, तो ये पहली लाइन होती है, ये दूसरी लाइन होती है, और ऐसे ही होती है लाइंस तीसरी, चौथी, पांचवी, और ये लास्ट वाली लाइन यहां से यहां तक आती है। तो इसको हम लास्ट लाइन बोलते हैं, या फिर इस लाइन को हम लिमिटिंग लाइन बोलते हैं, या फिर इसको सीरीज लिमिट भी बोला जाता है। सो लास्ट लाइन यानी सीरीज लिमिट, और वो हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस को भी करस्पॉन्ड करती है। हाईएस्ट एनर्जी, पहली लाइन यानी लोवेस्ट एनर्जी, लास्ट लाइन यानी हाईएस्ट एनर्जी ऑफ दैट सीरीज, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द फोटोन रिलीज्ड इन दैट सीरीज। हाईएस्ट एनर्जी का मतलब क्या है? फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी इज एच इंटू फ्रीक्वेंसी, या फिर एनर्जी ऑफ द फोटोन रिलीज्ड इज एच सी अपॉन लैम्बडा। तो एनर्जी और लैम्बडा इनवर्स है, तो हाईएस्ट एनर्जी मतलब लोवेस्ट वेवलेंथ, या फिर मिनिमम वेवलेंथ बोलेंगे उसको हम, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ। इसका और एक टर्म आएगा मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड है, एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। उसके बाद हाईएस्ट वेव नंबर, हाँ, क्योंकि ये 1/लैम्बडा को हम क्या लिख सकते हैं, ये वेव नंबर। तो एनर्जी और वेव नंबर डायरेक्टली रिलेटेड है, तो एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेव नंबर, बट इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। तो जहां एनर्जी ज्यादा है वहां फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, वहां वेव नंबर भी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा ही नहीं, एनर्जी ऑफ द फोटोन या फिर क्वांटम रिलीज या एब्सॉर्ब्ड, वहां वेवलेंथ लेकिन कम होगी, याद रहना। हाईएस्ट एनर्जी बोला तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट वेव नंबर, लेकिन लोवेस्ट वेवलेंथ या फिर मिनिमम वेवलेंथ। उसके बाद इधर मैंने मीनिंग भी दिया है। फर्स्ट लाइन को हम अल्फा लाइन भी बोलेंगे। वैसे तो मैंने बोला पहली को अल्फा बोलते हैं, दूसरी को बीटा बोलते हैं, तीसरी को गामा ऐसे बोलते हैं। फर्स्ट लाइन को लोवेस्ट एनर्जी भी बोल सकते, मतलब लो द लाइन करस्पॉन्डिंग टू लोवेस्ट एनर्जी। एनर्जी लोवेस्ट है यानी फ्रीक्वेंसी शॉर्टेस्ट है, वेव नंबर भी शॉर्टेस्ट है, लेकिन वेवलेंथ लॉन्गेस्ट रहेगी, वेवलेंथ लॉन्गेस्ट रहेगी क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ बोलेंगे, उस लाइन की वेवलेंथ मैक्सिमम रहेगी। उसके बाद पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स फ्रॉम सम n2 टू n1। मान लो ये ग्राउंड स्टेट है यानी फर्स्ट एनर्जी, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। तो 5 पर है इनिशियली इलेक्ट्रॉन, और फाइनली तो ये सेकंड पर आके गिरा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि ये यहां से यहां गिरेगा, हो सकता है ये यहां से यहां गिर के फिर यहां गिरेगा, हो सकता है कि यहां से यहां गिर के यहां गिरा हो सकता है कि यहां से यहां, फिर यहां से और यहां से यहां। सो देर आर मेनी वेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिटिंग फ्रॉम, या फिर कमिंग फ्रॉम, या फिर फॉलिंग फ्रॉम 5 to 2। ये टोटल वेज कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ है। तो उसका फॉर्मूला है डायरेक्टली ये n2 माइनस एन वन, सॉरी n2 माइनस n1, यहाँ पे n1 होना चाहिए, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई n2 माइनस n1, वेयर n2 इज हायर एनर्जी लेवल जो कि यहाँ पर 5 है, और n1 इज लोअर एनर्जी लेवल जो कि यहाँ पर 2 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर देखोगे तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस क्या पॉसिबल कितनी हो सकती है? तो n2 माइनस n1 प्लस 1, तो n2 तो तुम्हारा 5 है, n1 तो तुम्हारा 2 है, और प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n2 माइनस n1 5 माइनस 2।
और नीचे 2, तो कितना हो गया ये 5 माइनस 2 3, 3 प्लस 1 4 इंटू 5 माइनस 2 3 डिवाइड बाई 2, सो 12/2 इज 6। टोटल लाइन्स 6 हो गई, पॉसिबल है। तो देखो 1 2 3 4 5, यहाँ तो ज़्यादा आ रही है, देखेंगे क्या हो रहा है। कुछ नहीं, ये वाली डबल काउंट हो गई है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी काउंट हो गई थी ना, तो कैंसिल कर दो इसको। और कहीं पे है क्या डबल काउंटिंग, देखो ज़रा। तो अभी देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए। इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, इस लाइन का, सॉरी इस फॉर्मूले का। चलो कुछ क्वेश्चन देखेंगे फटाफट, तो तुमको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला, बस बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट, अरे कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी मिनिमम एनर्जी, लॉन्गेस्ट ये मैक्सिमम है यानी एनर्जी मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम यानी सबसे करीब वाला ट्रांजिशन, सबसे मतलब डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस सबसे कम यानी यहाँ पे होगा, तो पहले और दूसरे में, ठीक है ना। तो लेमन सीरीज के लिए n1 यानी 1 होता है, और फर्स्ट लाइन बोला है तो तुम्हारा n2 क्या रहेगा, ओके सॉरी इसने उल्टा लिया है, तो ये n2 तुम्हारा फर्स्ट रहेगा, और फर्स्ट लाइन बोला है तो n1 तुम्हारा 1 रहेगा, यानी यहाँ से यहाँ पर ट्रांजिशन होना चाहिए। दिस करस्पॉन्ड्स टू लोवेस्ट एनर्जी या फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तुम कुछ भी करो, मैंने बोला ना एक्साइटेशन है तो n1 और n2 फ्लिप हो जाते, तो फॉर्मूले में डाल के तुम्हारा ये वेव नंबर आता है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा फॉर्मूला 1/n1² अपॉन 1/n2² रहे, या फिर 1/n2² माइनस 1/n1² रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्लस माइनस हो जाता है, कुछ नहीं होता, राइट, कोई टेंशन नहीं लेने का उसमें। लेकिन जो हमने पढ़ा है वो लेमन सीरीज, उसमें क्या है, जंप डाउन है, जंप डाउन है तो ऊपर वाला ये n1 रहेगा और ये नीचे वाला n2 रहेगा, यानी ये 2 और ये 1, सो n2 इक्वल टू 1 होना चाहिए हमारे लिए, n2, तो यहाँ पे n1, तो फॉर्मूले में तो पता है यहाँ n1 रहता है और यहाँ n2 रहता है, तो n2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए और n1 की वैल्यू 2 होनी चाहिए, बस इतना याद रख। और ये सब करने के बाद तुम्हारा बस फर्क क्या आता है, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 1/1 और यहाँ पे 1/4 रहेगा, ये सब बस। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर प्लस की जगह पर माइनस आएगा, कुछ नहीं, और इसका भी आंसर क्या आएगा, माइनस। माइनस आया यानी इमिशन हुआ, माइनस आया यानी इमिशन हुआ, बाकी एक्चुअली वेवलेंथ, सॉरी ये वेव नंबर यहाँ पे 1/λ यानी वेव नंबर, ये जो आई है हमारा आंसर क्या था, -8.227 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। ये माइनस का मतलब क्या है कि जंप डाउन है वेव नंबर, यानी ये लाइन इमिट हुई है, लेकिन एक्चुअली वेव नंबर निगेटिव नहीं होता, ये मैंने बार बार बताया, वेव नंबर तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ये इसको ऐसा लिखो या उसके उल्टा लिखो, प्लस माइनस का फर्क आएगा, कुछ नहीं बाकी। चलो इसके बाद, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी बामर सीरीज के लिए तुम्हारी n2 क्या होती है, ये हम n1 की जगह पे n2 हमेशा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो सीरीज ली है वो जंप डाउन वाली नहीं, जंप अप वाली ली है ऐसे, इसलिए यहाँ पर हम n1 की जगह पे n2 लिखेंगे और n2 की जगह पर n1। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाते वक्त आपको बताया, यहाँ पे गलती से हो गया है, और बस यहाँ पे हमको n1 लिखना है, बस इतना ही करना है। तो बामर सीरीज के लिए फाइनल ऑर्बिट तो 2 होता है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी के लिए इनिशियल ऑर्बिट इन्फिनिटी होना चाहिए, हमेशा याद रहे, हाईएस्ट एनर्जी यानी सबसे दूर। लोवेस्ट बोलता तो n1 इज इक्वल टू हम 3 लेते, देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, तो हमारा तो बामर यानी ये तुम्हारा n2 होता है फाइनल। लोवेस्ट एनर्जी यहां से यहां पर है, और यहाँ पे कुछ इन्फिनिटी, तो हाईएस्ट एनर्जी, ये हाईएस्ट एनर्जी यानी लास्ट लाइन, लास्ट लाइन यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या फिर मिनिमम वेवलेंथ, ऐसा पूछ सकते हैं। तो मिनिमम वेवलेंथ बोला तो लास्ट लाइन निकालनी है, लास्ट यानी n1 इनिशियली वो इन्फिनिटी पर था, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। जैसे कि मैंने बोला इन्होंने ये जो मैंने क्वेश्चन लिया इसमें उल्टा लिया है, ठीक है।
तो बस तुम्हारा आंसर माइनस आएगा अपने फॉर्मूले से। तुम आंसर निकालो, एक्चुअली हमारा क्या आएगा, ये 1/λ यानी वेव नंबर। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्योंकि ये बामर सीरीज ये सब हाइड्रोजन के लिए, तो जेड की वैल्यू 1 आएगी, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट 1.1 नियरली इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय 1/n1 तुम्हारा क्या है, इन्फिनिटी। n2 क्या है तुम्हारा, n2 क्या है, 2 है, बामर सीरीज के लिए 2 है, तो 1/∞ तो वैसे भी 0 हो जाता है। तुम्हारा आंसर कितना आएगा फिर, माइनस, अब ये सब कुछ करने के बाद मैं फाइनल आंसर बता रहा हूं, 3.65 इंटू 10⁻⁷ ये आएगा तुम्हारा आंसर। उसकी जगह पे इसका प्लस आया है, क्यों, क्योंकि n1 n2 फ्लिप किया है, बस कुछ नहीं होता, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे देखेंगे। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ अल्फा लाइन ऑफ द लेमन सीरीज। अल्फा लाइन यानी फर्स्ट लाइन, कुछ नहीं, फर्स्ट लाइन यानी मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी यानी हाईएस्ट वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी यानी हाईएस्ट वेवलेंथ, बस कुछ नहीं। ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही किया है, हाईएस्ट वेवलेंथ वाला। ये देखो ये क्या है, देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ, कुछ नहीं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम दिस टू दिस, ये तो अभी मैंने करके दिया। नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला ये है, n2 यानी हायर एनर्जी लेवल, n1 यानी लोअर एनर्जी लेवल। कितने पॉसिबल फोटॉन्स बाहर गिर सकते हैं अलग अलग वेव नंबर के, पॉसिबिलिटीज है अलग अलग, क्या क्या हो सकता है, बस याद रखो ये फॉर्मूला। तो क्या है तुम्हारा 5 माइनस n1 कितना है 2, ये है तुम्हारा n2, ये होता है तुम्हारा n1 प्लस 1, फॉल्स फ्रॉम n इक्वल टू 5 मतलब 5वें ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गिरा है वो, ये उसका मतलब है। इनिशियली 5वें में था, फाइनली दूसरे पे आया। अब 5वें से दूसरे में आने के अलग अलग तरीके होते हैं, मैंने बताया ना तुमको कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अभी बताया मैंने। एक तो डायरेक्टली आ सकता है, या फिर ऐसे आके ऐसे आ सकता है, या फिर ऐसे आके ऐसे आ सकता है, ये अलग अलग, सॉरी दूसरे में ना, तो ये डायरेक्टली ऐसे आ सकता है, या फिर ऐसे आके ऐसे, ऐसे आके ऐसे, तो ऐसे पॉसिबल कितने वे है। तो ये n2 कितना है भाई, 5 माइनस 2 अपॉन 2, ये अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये 4 इंटू 3 हो जाता है अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 नंबर टोटल पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस आती है। और एक देखो, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर पॉसिबल व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स या फिर फॉल्स फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला तो यही है, लेकिन वेन एवर योर दिस इज योर n2 हायर एनर्जी लेवल और ये n1 लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल यानी ऑर्बिट। जब n1 की वैल्यू 1 होती है तो ये फॉर्मूला थोड़ा और सिंपल बन जाता है, बाकी कुछ भी नहीं। n1 इक्वल टू 1 अगर डालोगे तो क्या होगा, देखो n2 तो तुम्हारा जो भी है n2 माइनस n1 की वैल्यू 1 डालो प्लस 1 n2 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये कट हो जाएगा और फाइनली n2 इंटू n2 माइनस 1/2 ये फॉर्मूला आ जाएगा। कुछ नहीं, कई बुक में ये वाला फॉर्मूला भी दिया होता है, क्या है, लेकिन एक्चुअली यही तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, क्या करना है दूसरे फॉर्मूले का। तो चलो n2 है तुम्हारा 4 माइनस 1/2, सो 4, फिर से ये भी आ गया 6, ये भी आ गया 6, ठीक, 6 टोटल पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस आएगी। और क्या, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ ब्रैकेट सीरीज। देखो मैंने बोला ना सीरीज लिमिट का क्या मतलब है, ये वो लास्ट लाइन है ना, इधर हमने देखा है, देखो ये देखो सीरीज लिमिट, लिमिटिंग लाइन, लास्ट लाइन, ठीक है ना। चलो अभी ब्रैकेट है, ब्रैकेट कौन है, लेमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, ये चौथा वाला है। तो इसके लिए फाइनल n2 जो है वो 4 है, और n1 क्या हो सकता है 5 6 7 8, जो भी 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी हो सकता है। लेकिन सीरीज लिमिट यानी लास्ट लाइन, लास्ट लाइन यानी n1 इक्वल टू तुमको इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, राइट। तो तुम्हारा फिर वेव लेंथ पूछा है, तो पहले तो हम वेव नंबर निकालेंगे। वेव नंबर क्या है 1.1 इंटू 10⁻⁷, ब्रैकेट है तो z की कोई मतलब z1 ही होता है क्योंकि हाइड्रोजन के लिए है 1/n
n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बस इसके अंदर वैल्यू डालनी है तुमको 1.1 इंटू 10⁷ इंटू हाइड्रोजन के लिए 1 है, क्योंकि ब्रैकेट लेमन सब सीरीज हाइड्रोजन के लिए ही है। n1 इज योर इन्फिनिटी, याद रहे, हाईएस्ट एनर्जी यानी इन्फिनिटी से आना चाहिए लास्ट लाइन। तो ये तुम्हारा इन्फिनिटी स्क्वायर है माइनस n2 इज 4 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, वेव नंबर आएगा कुछ, तो मैं कोई कैलकुलेशन करके नहीं देने वाला, मान लो कुछ तो आ गया जो भी। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि वेव नंबर होता है 1/λ। तो यहाँ मान लो जो भी कोई वैल्यू आ गई बस उसका इनवर्स करो, मान लो 3 इंटू 10⁵ आ गया, तो बस 1/3 सॉरी, तो ये तुम्हारा 3 इंटू 10⁵ हो गया, यह है एक्चुअली 1/λ, तो लैम्बडा आएगा 1/3 इंटू 10⁵, बस ऐसे करना है। ओके, अब ये विच हैज लॉन्गर वेवलेंथ, ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 2 और 3 to 2। अब इसको तो तुम क्या कर सकते हो, देखो वेवलेंथ, पहले तो तुम वेव नंबर निकालो, जिसका वेव नंबर ज्यादा है उसका वेवलेंथ कम होता है, वेव नंबर का फॉर्मूला है ना, तो वही निकालो। तो वेव नंबर एक्चुअली क्या है, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दो ट्रांजिशन दिए तो रेशियो लेना पड़ेगा कौन बड़ा है देखने के लिए। तो ये वेव नंबर फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन या फिर ट्रांजिशन नंबर ए अपॉन वेव नंबर फॉर सेकंड ट्रांजिशन, ट्रांजिशन बी। ये है तुम्हारा फर्स्ट ट्रांजिशन, ये है तुम्हारा सेकंड ट्रांजिशन। तो यहाँ पे ये देखो, ये तुम्हारा इसके लिए n2 हो गया, n1 हो गया, ये तुम्हारा n2 हो गया, इसके लिए ये n2 n1 हो गया, ये तुम्हारा n2 हो गया। फाइनल इनिशियल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ट्रांजिशन ए, याद रहे ये ट्रांजिशन ये है, ये ट्रांजिशन बी है, ये ट्रांजिशन मतलब पहला वाला ट्रांजिशन मान लो। तो उसमें क्या कर रहे हो तुम, 4 से 2 पर जा रहे हो, और ट्रांजिशन दूसरा जो है उसमें क्या है, 3 से 2 में गया इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में से जो दोनों, अब ये भी फोटोन को रिलीज करेगा, ये भी फोटोन को रिलीज करेगा, तो कौन से फोटोन की वेवलेंथ ज्यादा है ये पूछा है। तो दोनों के वेव नंबर का रेशियो ले लो, तो ये 1/4 स्क्वायर, सॉरी हाँ n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो गए। ये है n1, ये है n2 ट्रांजिशन, ये फर्स्ट वाले ट्रांजिशन के लिए, और इसके लिए ये है तुम्हारा n1 और ये है तुम्हारा n2। तो यहाँ क्या होगा 1/3 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ये करके तुमको वेव नंबर का कुछ रेशियो मिलेगा, राइट। क्या आएगा ये, करो जरा कैलकुलेशन, 1/16 माइनस 1/4। ये रेशियो कैसा क्यों है, ये तो कैंसिल होता है क्योंकि फॉर ए गिवन एटम दिया है, इसमें एटम चेंज नहीं किया। अगर एटम होता तो फिर मुझे z का भी रेशियो लेना पड़ता, ये z फॉर a डिवाइड बाय z फॉर b भी करना पड़ता, लेकिन यूजुअली एक ही एटम के अंदर का पूछा होता है, और r तो कांस्टेंट है और हम रेशियो ले रहे। सो यहाँ पे 1/9 माइनस 1/4। अब वैसे तो यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली देख के पता चलता है, लेकिन फिर भी पहले मैं बस मैथमेटिकल फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं थी। अब सिंपल सी बात है, ये 4, ये चौथे, देखो ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा, ये तीसरा। अब सिंपल सी बात है, चौथे से दूसरे में आना और तीसरे से दूसरे में, ऑफकोर्स यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा है, जहां एनर्जी गैप दिखते ही सब पता चल रहा है, जहां एनर्जी गैप ज्यादा है वहां पे वेवलेंथ कम होगी, तो इसकी वेवलेंथ कम होगी और इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। लॉन्गर वेवलेंथ किसकी है फिर, 3 to 2 ट्रांजिशन की लॉन्गर वेवलेंथ है, देख के ही पता चलता है। लेकिन कभी कभी ट्रांजिशन कैसे देते तुमको, 6 to लेकर 3 एंड 4 to लेकर 2। तो यहां पे डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ डिफरेंस देखने से काम नहीं होता, एक्चुअली ये कैलकुलेशन करके देखना पड़ता है। तुम ऐसा नहीं कह सकते यहाँ पे तो 3 से जंप मारा, यहाँ पे 2 से ही जंप मारा, तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, नो। क्योंकि जैसे जैसे तुम ऊपर जाते हो वैसे वैसे एनर्जी डिफरेंस कम होते जाता है, ये भी याद रखना। तो कैलकुलेशन करके ही देखना पड़ता है, करके ही देखना पड़ता है, करके ही देखोगे। यहाँ पे कुछ 1 2 3 बातें बता रहा हूं मैं, याद रखनी तुमको। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, अब जो भी आएगा इसका आंसर, ये 4, ये 16 एलसीएम आएगा, और 4 माइनस 16 ये -12 होगा ऊपर, और यहाँ पे 36 और 4 माइनस 9 -5 आएगा। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो रेशियो तुम्हारा ए और बी का वेव नंबर का आएगा 12/16 मल्टीप्लाइड बाय 36/5
तो इसको सॉल्व करने के बाद ये ऐसा आया, वन 108/20। तो ऑफकोर्स ये ऊपर वाला बड़ा है तो वेव नंबर ए का बड़ा है, ए का वेव नंबर बड़ा है यानी उसकी वेवलेंथ कम होगी। सो पहले ट्रांजिशन की वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ कम है और इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ये बिल्कुल सही है, ऐसे निकालना है। कुछ भी दिया हो, कुछ भी नंबर हो, लेकिन देखो जब कैसे भी रैंडम नंबर दिए हो तो तुमको इस तरीके से ही करना पड़ेगा बिल्कुल डिटेल में, लेकिन कुछ थंब रूल याद रख सकते हो। अब देखो 5 से लेकर 3 है और 8 से लेकर 3 है, तो देखने की जरूरत ही नहीं है, फाइनल ऑर्बिट सेम है। तो इनिशियली ये 5 से आया और ये 8 से आया, तो ऑफकोर्स इसकी एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है ना, ये फाइनल ऑर्बिट सेम है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा हुई तो इसकी वेवलेंथ कम होगी या फिर वेव नंबर ज्यादा होगा। ये तो बहुत सिंपल है। अब लेकिन ऐसा देता है वो 8 से लेकर 5 में आया और 6 से लेकर 3 में गया, तो ये डिफिकल्ट होता है। चलो ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है, ये डिफिकल्ट है, इसको करना ही पड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा तो यूजुअली पूछते नहीं, यूजुअली 1 2 में ही पूछते हैं, 1 2 3 में। तो याद रखो, पहला, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा। जैसे जैसे ऊपर जाते हो वैसे वैसे एनर्जी गैप कम होते जाता है। यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन करके अगर तुम देखोगे तो बहुत ही आसान है। इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसकी एनर्जी 4 टाइम्स कम यानी -3.4 ऐसी कुछ है। फिर इसकी एनर्जी -1.5 ऐसे वैसे कम होती जाती है। अब इनके बीच जो गैप है वो इतना ज्यादा है, देखो कितना गैप है, नियरली 10 पॉइंट समथिंग है, नियरली 10.2। तो इतना गैप तो मान लो यहाँ पे कुछ इन्फिनिटी वाली है, लास्ट वाली यहाँ पे है इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत ही क्राउडिंग होती है, राइट। तो इन्फिनिटी वाली यहाँ, तो ये जो गैप है वो गैप तो यहाँ भी नहीं है इतना। इन्फिनिटी से 2 में आओगे और 2 से 1 में आओगे, ज्यादा गैप तो 2 और 1 में ही है, क्योंकि ये फॉर्मूला n² - n1² - n2² ऐसा इसलिए ऐसा होता है। ये ऐसा नहीं कि ये तो इन्फिनिटी से आ रहा है, कितनी सारी शेल को क्रॉस करके आ रहा है, ये तो एक ही शेल का क्रॉस करके जा रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए, यहाँ ज्यादा होना चाहिए, ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तुम देखो तो 10 है और यहां से यहां तक का गैप सिर्फ 3.4 है, क्योंकि ये तो 0 रहता है ना एनर्जी, तो इनका गैप कितना है 3.4 जो। तो 2 और 1 के बीच में ट्रांजिशन किया अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने, तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। बाकी फिर तुम कहीं से भी कहीं पर भी आओ, तुम 11 से लेकर 3 में आओ तो भी इसी की एनर्जी ज्यादा होगी। तुम 8 से लेकर 2 में आओ तो भी इसी की एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब जब कोई भी ट्रांजिशन में तुमको अगर 1 दिखता है तो डायरेक्टली उसकी एनर्जी ज्यादा है या फिर वेवलेंथ कम है, ये लिख देना है। कुछ देखना ही नहीं इधर उधर, कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि वो इतना ज्यादा है, राइट। मतलब तुमको अगर ऐसे ऑप्शन दिए, कंसिडर फॉलोइंग ट्रांजिशंस 3 to 1, 4 to 2, 8 to 3 और D 2 to 1। तो याद रहे इसमें ये कितने भी दूर से आए हो तो ये दोनों इनसे कम ही है, A और B से। सो A एंड D आर ग्रेटर देन, मतलब इन एनर्जी, इन फोटोन की एनर्जी B और C से ज्यादा होगी, क्योंकि दिस इज द ट्रांजिशन इनटू फर्स्ट शेल। पहला शेल बहुत ज्यादा दूर है दूसरे से, ये गैप बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा गैप, राइट। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन है ये, अब ये दो तो खत्म हो गए क्योंकि यहाँ पे 1 है, जो 1 वाले है वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले रहेंगे। अब इन दोनों में तो बहुत ही आसान है, अब ये 3 से लेकर 1 में आ रहा है, ये 2 से लेकर 1 में आ रहा है, 1 तो 5, तो सिंपल सी बात है, इससे तो ये ज्यादा ही होगा, राइट। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी, या फिर सबसे कम वेवलेंथ होगी, या फिर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इस फोटोन की। तुमको बोलेंगे
इफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस फ्रॉम या फिर मूव्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल एमिट द फोटोन, या फिर क्वांटम ऑफ हाईएस्ट एनर्जी, या फिर क्वांटम ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, या फिर क्वांटम ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऐसा कुछ भी पूछेंगे। क्वांटम ऑफ हाईएस्ट एनर्जी यानी क्वांटम ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी क्वांटम ऑफ लोवेस्ट वेवलेंथ, ऐसे अलग अलग पूछ सकते। तो हमको बस पहले ये ढूंढना है कि सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कहां है। सबसे ज्यादा एनर्जी गैप है यानी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, ये तो तुमको पता ही होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से ऐसे वाले क्वेश्चंस को करना है। इवन इन दोनों के बीच जो गैप है, देखो तुम अगर देखोगे मोटा मोटी तो ये 1.9 है, तो इन दोनों के बीच का गैप भी ऊपर वाले किसी भी गैप से बड़ा है। अब यहां पे दिखने में भले ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये इतना एक्चुअली ये बड़ा है, दिस इज मोर, क्योंकि ये 1.9 वाला गैप है और ये गैप ये 0 है, ये 1.5, तो ये गैप 1.5 है। तो इससे अब तुम समझ लो जैसे ऑप्शन आएंगे तुमको देखना है सबसे बड़ा गैप कहां होता है, 2 मतलब 1 वाले का, कहीं से भी आओ तुम 1 में सबसे बड़ा गैप, उससे बाद में बड़ा गैप कौन सा रहेगा, उसके बाद में 2 में अगर कोई आ रहा है तो दूसरों को कंसिडर करना ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है, दूसरों को कंसिडर नहीं करना है। अब मान लो यहां पे तुमको ऑप्शन दिया, ट्रांजिशन दे, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम 4th टू 2, उसके बाद 11th शेल टू 3rd शेल, उसके बाद 8 to 5 डी, मान लो 10th ऑर्बिट टू 4th ऑर्बिट, ऐसा कुछ दिया है। तो इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन किसका रहेगा, या फिर कौन से ट्रांजिशन में विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल एमिट फोटोन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी, या फिर फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो भाई पहले तो देखना है कि ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्बिट में हो रहा है क्या, किसी ऑप्शन में है क्या फर्स्ट ऑर्बिट, फाइनल ऑर्बिट फर्स्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ 3 to 1, अगर वो ये है तो फिर सबसे ज्यादा एनर्जी इसी की होगी। अब फर्स्ट नहीं है तो उसके बाद देखना है किसी ट्रांजिशन में क्या 2 में हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो यही होगा सबसे ज्यादा, इनको देखना ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं। अगर यहां पे ये ऑप्शन रहता 5 to 2, हाँ तो ये ज्यादा हो जाता, इससे ज्यादा ए। तो सबसे पहले ये 1 वाले रहेंगे सबसे आगे, कहीं से भी आने दो, उसके बाद ये 2 वाले रहेंगे, राइट, और इससे ज्यादा कुछ पूछते नहीं। और बहुत ही कुछ आता है ऐसा 11 टू लेकर 6 एंड फिर 10 टू लेकर ऐसा 7, तो ऐसे केस में तुमको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, राइट। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 1 और 2 और 3 में ही रहते, राइट, ओके।